नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम से लौटने के बाद कहा है कि केदारनाथ धाम में विषम परिस्थितियों में भी पुनर्निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार अब तक 10% से ज्यादा पुनर्निर्माण के कार्य किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि सरकार ने जो 2023 तक पुनर्निर्माण के कार्यों को पूरा करने का समय निर्धारित किया है, उस समय सीमा तक सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि 2023 के अंत जो तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम आएंगे, उन्हें नई भव्य और दिव्य केदारपुरी के दर्शन होंगे। ये बात सीएम ने कही है। आपको बता दें कि आज सीएम केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे और साथ ही साथ जो वहां पर कामकाज चल रहा है, जो वहां पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसका भी सीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया, बैठक भी अधिकारियों के साथ की और इस दौरान सीएम ने वहां से लौटने के बाद ये बात कही है कि जो काम किया जा रहा है बहुत ही बेहतर तरीके से वहां पर काम चल रहा है। विषम परिस्थितियों में भी काम को पूरी स्पीड के साथ पूरा किया जा रहा है और जो समय निर्धारित किया गया था, माफ कीजिएगा, उसी समय पर उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। ये बात सीएम धामी ने कही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेज़ी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं और कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर काम होता है, क्योंकि रात को काफ़ी तापमान नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस साल पिछले सालों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। हमारे अवे कैंथुरा मेरे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अवे देखिए, सीएम लौट आए हैं दौरे से और सीएम ने वहां पर स्थलीय निरीक्षण किया और अभी फिलहाल जो सीएम ने कहा लौटने के बाद, उससे ये प्रतीत होता है कि सीएम काफी संतुष्ट नजर आए हैं कामकाज जो वहां पर चल रहा है उसको लेकर। ये कह सकते हैं कि विगत वर्षों की तुलना में इस बार जो केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के काम वहाँ पर चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों की गति से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी संतुष्ट नजर आए। विगत वर्ष की तुलना में इस बार 10% से ज्यादा काम वहाँ पर हो पाए हैं। ये उस समय कहा जा सकता है कि जब केदारनाथ धाम में विषम परिस्थितियां होती है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम वहाँ पर बना रहता है, मौसम वहाँ पर निर्माण कार्यों में भी खलल डालता रहता है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो काम अभी तक हुए वो काफी संतोषजनक कहे जा सकते हैं। उम्मीद यही है कि जो तय सीमा सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए, उस तय सीमा तक सभी काम यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। और जब प्रधानमंत्री स्वयं अगर उस केदारनाथ धाम का दौरा करते हैं, जो प्रस्तावित उनका दौरा है, तो ऐसे में उन कार्यों को और तीव्र गति से यहाँ पर किया जाएगा और ये आने वाले समय में केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि दिव्य और भव्य केदारपुरी की जो सपना यहाँ पर देखा गया है, जो भक्त यहाँ पर आएंगे वो उस दिव्य और भव्य केदारपुरी के दर्शन जल्द से जल्द यहाँ पर कर पाएंगे। सरकार की तरफ से 2023 का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 2023 तक केदारनाथ धाम को में जो पुनर्निर्माण के जो काम है वो पूरे कर लिए जाएंगे और उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें बेहतर सुविधाएं केदारनाथ धाम में मिल पाएंगी और उनसे जो उनकी यात्रा होगी और सफल यहाँ पर हो पाएगी। जी बिल्कुल अभय, और इस साल देखिए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से कई लोग 2 सालों तक नहीं कर पाए थे दर्शन। ऐसे में इस बार की बात करें तो संख्या बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की रही है, लेकिन अब निर्माण कार्य जो चल रहा है, सीएम यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से बैठक को लेकर भी जानकारी मिल रही थी। क्या बैठक भी अधिकारियों के साथ सीएम की इस दौरान हुई है? केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन किया और उसके बाद जो पुनर्निर्माण के काम जो वहां पर हो रहे थे उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यों को वहां पर परखा है। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से पुनर्निर्माण के काम यहाँ पर चल रहे थे और किन परिस्थितियों में वहां पर काम किए जा रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में अभी भी बर्फबारी, हल्की बर्फबारी वहां पर हो रही है, बारिश कभी भी वहां पर शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो वहां पर जो मौसम है, जो हमेशा खलनायक की भूमिका अदा करता है, उससे भी निपटते हुए इस बार पुनर्निर्माण के काम काफी तेज गति से वहां पर किए गए और उन कार्यों में गुणवत्ता को खासा ध्यान उस कार्यों में रखा गया। तो वो
समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के जो खुशी का जो अंदाजा है वो इस बात से लग जाता है कि कार्यों की गुणवत्ता, तय समय से निर्माण कार्यों का पूरा होना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है अभय कि जब अगर सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाएं और एक समय सीमा निर्धारित की जाए, अगर उस समय सीमा में और निर्देशों के हिसाब से अगर काम होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि काम करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं लेकिन अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, फिर उन पर डंडा करना पड़ता है तब जाके काम कहीं पूरा हो पाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि सीएम ने खुद कहा है कि विषम परिस्थितियों में भी काम लगातार जारी है और काम कहा जा रहा है कि निर्धारित समय तक पूरा भी हो जाएगा, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहा है, तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता भी केदारनाथ धाम में सर्वोपरि यहाँ पर आती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव केदारनाथ धाम से रहा, केदारनाथ धाम की जो मान्यता पूरे देश और विदेश में यहाँ पर फैली हुई है, उसमें जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें बेहतर सुविधा यहाँ पर मिल सके, उसके लिए जरूरी है कि जो निर्माण काम यहाँ पर चल रहे हैं, पुनर्निर्माण के जो काम यहाँ पर चल रहे हैं वो तेजी से यहाँ पर पूरे किए जा सके, गुणवत्ता उन कार्यों में रखी जाए और जो तय समय सरकार ने निर्धारित किया उस तय समय पर कार्य पूरे हो, तो इससे सरकार के कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर भी अतिरिक्त वजन नहीं आएगा और सरकार एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे प्रेजेंट कर सकती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इन सब चीजों की बार बार समीक्षाएं करते रहते हैं। आगे ये कहा जा सकता है कि उन समीक्षाओं में प्रगति रिपोर्ट को जरूर आंका जाता रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण कर लौटे हैं, तो फिर उन्होंने साफ तौर पर उन सब चीजों को देखा है कि जो अधिकारियों ने दावे किए थे वो दावे वहां पर धरातल पर भी उतरते हुए नजर आए हैं। धरातल पर उन दावों की पुष्टि हो पाई है। जो निर्माण के जो काम वहाँ पर चल रहे हैं वो काम सभी अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस तरीके के निर्देश दिए गए थे उसी तरह से काम हो रहा है, गुणवत्ता भी बेहतर बताई जा रही है। इसी वजह से सीएम इतने खुश नजर आए कि सीएम ने आकर तारीफ ही उस काम की है। चलिए अब फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रॉमा रथ का फ्लैग ऑफ किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा है कि एम्स ऋषिकेश की तरफ से ट्रॉमा रथ के जरिए मेडिकल कॉलेज और बाकी विद्यालयों में जाकर आम लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने और शिक्षित करने का अभियान छेड़ा गया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अभियान सराहनीय है और ये जो प्रयास किया जा रहा है ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी, ये बात सीएम ने कही है। सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ इस आपको बता दें कि योजना को लेकर किया है और ये तस्वीर भी आपको सीधा दिखा रहे हैं एम्स के ट्रॉमा रथ का। सीएम किस तरीके से फ्लैग ऑफ करते नजर आ रहे हैं, हरी झंडी दिखाते हुए सीएम ने फ्लैग ऑफ किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बाद अब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये आपको बता रहे हैं जानकारी। दरअसल प्रीतम सिंह के पिछले दिनों दिए गए प्रदेश प्रभारी पर बयान के बाद कांग्रेस में आपस में ही विवाद शुरू हो गया था, जो कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रीतम सिंह को भी नसीहत देते हुए कहा है कि जब तक प्रदेश प्रभारी प्रीतम सिंह के पक्ष में बात करते थे तब तक प्रभारी उनके लिए बेहतर थे, लेकिन उनसे इतर कोई बात होती है तो प्रभारी प्रीतम सिंह के लिए बुरे हो गए हैं। तो कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है। सियासत कांग्रेस में इस तरह से गरमाई है कि आपस में ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए सब नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रीतम सिंह जी को प्रभारी के खिलाफ बोलने से पहले खुद भी सोचना चाहिए। जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तब तो प्रभारी के बहुत नजदीक थे, प्रभारी जी उनके बहुत खास थे। आज प्रभारी क्यों बुरे हो गए भाई? आज और तब में कोई अंतर आ गया क्या? अगर इस तरह की बात करेंगे तो आपके लिए समर्थन को करे तो आपके लिए अच्छा है, आपका विरोध करे तो आप कहीं मैं समझता हूं ऐसी स्थिति नहीं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम धामी की बारिश में घूमते हुए तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाते हुए उनकी तारीफ की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी हरीश रावत की तारीफ को सकारात्मक रूप से देखते हुए कहा है कि हरीश रावत खुद भी सीएम रहते हुए कभी भुट्टे भूनते हुए तो कभी पकौड़ी तलते हुए दिखाई देते थे। ये बात उन्होंने कही है और आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत पर कांग्रेस का ताना देखने को मिला है। कहा है कि कभी भुट्टे भूनते हुए दिखते थे, कभी पकौड़े तलते हुए नजर आते थे। सीएम की वायरल तस्वीर पर उन्होंने तारीफ की थी, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आप सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक पोस्ट देखी है और उन्होंने धामी जी की तारीफ की है कि वो बारिश में घूम रहे हैं। हमने तो कई बार हरीश रावत जी को भी पूरी तलते हुए, जलेबी बनाते हुए, समोसे बनाते हुए, भुट्टे खाते हुए देखा है, तो उनको लग रहा होगा कि मेरे रास्ते पे चल रहा। और अच्छी परंपरा है, किसी व्यक्ति की तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने साथ में एक हम लोगों को भी एक नसीहत दी है कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है और कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नारे के साथ काम कर रही धामी सरकार के मंत्री भी अब इसी तरह से काम करते नजर आ रहे हैं। अब विभागीय अधिकारियों पर चाबुक चलाते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी विभाग में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कार्रवाई की हिदायत दी है और कहा है कि किसी भी कार्य में लापरवाही न बरती जाए, जिससे कि राज्य के युवाओं को किसी भी तरह की कोई नुकसान, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस तरह से काम किया जाए और लापरवाही बरतने के जब अगर मामले सामने आए तो उन पर कार्रवाई सख्त होगी। इस तरह से हिदायत देती कैबिनेट मंत्री ने रेखा आर्या नजर आई हैं। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर अब उनके कैबिनेट मंत्रियों पर भी दिख रहा है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर चाबुक चलेगा और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी सख्त नजर आई हैं इसको लेकर। हमारे विभाग में हो या पूरे सरकार के लिए मैं बात करती हूँ, अनियमितताओं को हमारी सरकार कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। धामी जी की सरकार पूर्णतः जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार बैठकें ली हैं और बैठकों के बाद में युवाओं के खिलाफ यदि कोई भी यूकेएससीसी का मामला हो तो लगातार उससे संबंधित जो प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। उनके खिलाफ भी एफआईआर, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो चुका है। इसकी वजह यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी के राजा दशरथ ने नामांकन किया है और जिसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके सामने किसी भी अन्य दल या निर्दलीय प्रत्याशी ने अध्यक्ष के लिए नामांकन नहीं किया। इसी तरीके से उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के अमित चौहान भी निर्विरोध उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य के 44 पद हैं, जिनमें से बीजेपी को 14 और बाकी दल को समर्थन देने वाले 24 सदस्य हैं। देखिए, राजेंद्र सिंह हमारे अध्यक्ष पद के दावेदार थे और अमित चौहान जी हमारे उपाध्यक्ष हम लोगों को घोषित किया था और दोनों लोगों ने नामांकन हो गए हैं और किसी का नामांकन नहीं हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीतेंगे। अच्छा, तो आपको बता दें कि हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर कि बीजेपी के अमित चौहान भी निर्विरोध उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा और किसी ने नामांकन नहीं किया है। इसी तरीके से बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात होगी। और आपको बता दें कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो चुका है। वजह आपको हम बता ही रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी के राजा दशरथ ने नामांकन किया है और जिसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके सामने किसी भी अन्य दल के कोई भी प्रत्याशी ने अभी तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन ही नहीं किया है। ऐसे में साफ तौर पर ये तो क्लियर हो ही चुका है कि जब कोई और विरोध में नहीं है तो निर्विरोध अध्यक्ष बनना तो लगभग तय है। इसी तरीके से उपाध्यक्ष पद की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष पद के लिए भी बीजेपी के अमित चौहान निर्विरोध उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा किसी और ने नामांकन ही नहीं किया है। बता दें कि हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य के 44 पद हैं
और इसमें से बीजेपी के 14 और बाकी दल को 24 समर्थन देने वाले 24 सदस्य हैं। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों ही पदों के लिए बीजेपी के लिए बड़े फायदे की बात यह है। हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी का बनना तय है। उपाध्यक्ष और 6 में से 5 ब्लॉक प्रमुख पदों पर बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष पद पर अमित चौहान का चुना जाना तय है। और आपको ये भी बता दें कि बहादुराबाद ब्लॉक और खानपुर ब्लॉक, लश्कर ब्लॉक, रुड़की ब्लॉक, भगवानपुर ब्लॉक भी इसमें शामिल हैं। तो ये बीजेपी के लिए बड़े फायदेमंद साबित ये बात हो सकती है कि अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र सिंह निर्विरोध चुना इनका जाना तय है, और उपाध्यक्ष पद की बात करें तो अमित चौहान का निर्विरोध चुना जाना तय है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सोमवार देर रात हरकी पैड़ी क्षेत्र में मालवीय द्वीप और घंटाघर के बीच अर्ध कुंभ 2015 में गंगा में निर्मित 3 अस्थायी सेतुओं को सुरक्षा की दृष्टि से हटाए जाने के संबंध में निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। डीएम विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण किया, उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और ये निरीक्षण आपको बता दें कि गंगा में 3 अस्थायी सेतुओं को हटाने का मामला था, जिसको लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जो अन्य अधिकारी मौजूद थे उनको तमाम दिशा निर्देश और जरूरी जानकारी देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की। गंगा में 3 अस्थायी सेतुओं को हटाने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर पहुंचे थे जिलाधिकारी। पाखरू टाइगर सफारी निर्माण मामले में शासन हुआ सख्त। आपको बता दें कि इसको लेकर जो है स्पष्टीकरण मांगा है। एसएक्सआई की रिपोर्ट पर वन मुख्यालय ने मांगा है स्पष्टीकरण। एक भी पेड़ तय संख्या से अधिक काटा तो नपेंगे अफसर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नवंबर 2020 में माफ कीजिएगा, पाखरू टाइगर सफारी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने दिसंबर 2020 में इसका शुभारंभ किया था। ये टाइगर सफारी से जुड़ा आपको पूरा मामला बता रहे हैं। पाखरू टाइगर सफारी निर्माण मामले में शासन सख्त हुआ है और इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है मुख्यालय ने। एक भी पेड़ अगर तय संख्या से अधिक काटा गया तो अफसर नपेंगे, ये जानकारी मिल रही है। नवंबर 2020 में पाखरू टाइगर सफारी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये निर्माण कार्य आपको बता दें कि तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने 2020 में इसका शुभारंभ किया था। आगे बढ़ेंगे। देर रात ब्यासी के पास खाई में गिरी कार, 3 सवार जो लोग उसमें थे उनको लेकर जानकारी मिली कि 3 लोग उस कार में सवार थे और 3 सवारों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम और रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गई टीम। ब्यासी और शिवपुरी के बीच गूलर पुल के पास ये पूरा मामला दुर्घटना का सामने आया। मुख्य मार्ग से पलटकर 20 मीटर नीचे खाई में पेड़ के पास जाकर कार जो है फंस गई। वाहन में 3 लोग सवार थे जो कि घायल हुए हैं और काफी ज्यादा घबराए हुए ये सभी लोग नजर आ रहे थे। पौड़ी जिले के रहने वाले हैं ये तीनों घायल। हालांकि एसडीआरएफ इनके लिए जीवन दूत बनकर सामने आई है। इन सभी को बचाया, रेस्क्यू किया। बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये हादसा रहा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 3 लोग जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों को सकुशल बाहर निकाल लिया है, तीनों को रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि तीनों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिसके बाद इलाज कराया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर निगम कसेगा जमाखोरों पर शिकंजा। बड़ी जानकारी, टैक्स जमा न करने वालों पर लगेगा 4 गुना जुर्माना। चिन्हित कर भेजे जा रहे हैं नोटिस। 8 वार्डों में 10,000 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और अब नगर निगम शिकंजा कसता नजर आएगा। जमाखोरों पर अब नगर निगम का शिकंजा कसेगा।
टैक्स जमा न करने वालों पर अब 4 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। चिन्हित करके लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। 8 वार्ड में लोगों को चिन्हित किया गया है और 10,000 ये संख्या बताई जा रही है। 10,000 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनको अब नोटिस भेजा जाएगा, जुर्माना भी इनके ऊपर लगेगा। पौड़ी के जीआईसी में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया और महोत्सव के तहत विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान ड्रामा और विज्ञान प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विमल चंद्र बहुगुणा ने बताया कि विज्ञान महोत्सव में विज्ञान प्रदर्शनी के तहत जूनियर और सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किए हैं और इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूल सामग्री और परिवहन और साथ ही साथ नवाचार, पर्यावरण संबंधी चिंताएं जो है उन पर भी बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किए हैं। विज्ञान महोत्सव के आयोजन के दौरान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और ड्रामा और प्रोजेक्ट के कई प्रोग्राम यहां पर देखने को मिले। छात्र छात्राओं ने कई बेहतर मॉडल यहां पर पेश किए। हमारे राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी नगर में खंड स्तरीय विकास खंड पौड़ी के विज्ञान महोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें 3 विधाएं यहाँ पर हैं। एक तो विज्ञान प्रदर्शनी सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग, दूसरा विज्ञान मेला और तीसरा यहाँ पर विज्ञान ड्रामा है। विज्ञान प्रदर्शनी में 22 विद्यालयों में से 16 विद्यालयों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। आज हमारे तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।